इसके बाद कल बताए थे क्या कि अगर आप अकाउंट में पैसा जमा करते, बैंक में पैसा जमा करते हो, तो बैंक के ऊपर आप क्या सीरीज कर रहे हैं, देता सीरीज कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा उसको, और दूसरा टैक्स नहीं ब्याज देना पड़ेगा, और दूसरा अगर बैंक किसी और को उधार दे रहा है तब बैंक के लिए वहां पे क्या हो जाएगा, परिसंपत्ति का उसके लिए क्या हो रहा है, निर्माण होगा। इतने बात बताए थे ना, यही बात था। चलो देखो, एक वर्ड है बाबू जिसका नाम है तरलता। एक वर्ड क्या है, तरलता। देखो साइंस में तरलता का मतलब अलग होता है, और जो इकोनॉमिक्स उसमें तरलता का मतलब अलग होता है। जो आसानी से नगद में परिवर्तन हो जाए उसी को क्या कहा जाता है, तरलता कहा जाता है। वैसी वस्तु जो आसानी से नगद में परिवर्तित हो जाए उसी को क्या कहा जाता है। और आज हम तुम लोग एक ऑब्जेक्टिव देते हैं और 4 ऑप्शन देंगे, और तुमको सजाना है कि सबसे तरल क्या होगा, सबसे तरल। जैसे नंबर 1 बचत जमा, नंबर 2 नगद, दिख रहा है ना सबको, ऐसा बोल भी रहे हैं, और तीसरा चालू जमा, नहीं लिखना नहीं है, सावधि जमा। अब तुमको बताना है कि इसमें सबसे अधिक तरल क्या है। तरल समझ में आया, जो आसानी से नगद में परिवर्तन, कैश में परिवर्तन हो जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो जरा सा तुम अपना दिमाग लगा बताओ कि इसमें सबसे अधिक तरल कौन तुमको दिख रहा है। सबसे अधिक तो कैश दिख रहा है, नगद वाले दिख रहा है, तो सबसे अधिक इसमें बताओ तरल कौन हो जाएगा बाबू। उसके बाद तुमको कौन दिख रहा है, चालू जमा, बिल्कुल सही है, चालू जमा। इसके बाद बताइए कौन सा होगा, बचत जमा, बिल्कुल सही है, बचत। और उसके बाद कौन होगा, सावधि। कल तुमको बताए थे सावधि जमा का मतलब क्या, एफडी आरडी बताए थे ना, मतलब कुछ निश्चित समय के लिए फिक्स कर देंगे, तो फिक्स कर देंगे आपका पैसा रुक गया वहां पे ना। तो ध्यान रखना, तरलता के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से सबसे अधिक तरल क्या है, नगद। हो सकता है एग्जाम में दे दे कि निम्नलिखित में सबसे अधिक तरल कौन है। फिर दूसरा कौन हो जाएगा, जो व्यावसायिक लोग होते हैं वो अपना बैंक में खाता किस प्रकार खुलवाते हैं, चालू जमा, जब चाहे जब पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद क्योंकि इसमें एक निश्चित मात्रा पैसा निकलता है, और उसके बाद कौन हो गया, एफडी वाला। बात को समझे, तो नीचे से वो स्टार देके लिख लो, लिखिए तरलता के घटते क्रम, एक हेडिंग बना लो, तरलता के घटते क्रम। तुमको अन्य प्रकार के वस्तु वगैरह देकर के तुमको कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तरल का मतलब जो नगद में आसानी से परिवर्तित हो जाए, और ये चारों लिख लीजिए। घटते क्रम लिखे है ना, लिखो। हो गया, चलो वो दोनों बराबर होगा। सावधि जमा में आरडी एफडी दोनों फिक्स समय के लिए होता है, ठीक है, 1 साल 2 साल 5 साल के लिए। देखो आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, अगर पीछे के बात क्लियर नहीं है तो आगे वाला बात नहीं सुनाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़ा सा बढ़ के बता दिया जाए, तो बहुत सा चीज आपको हमको समझाएंगे, इसलिए ध्यान से अच्छा से क्लास को सुनना है, ठीक है। और लिखवाएंगे भी, जब आपको समझ में आ जाएगा तो सब कुछ लिखवा देंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा टॉपिक बाबू, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट को शुरू कर जा रहे हैं कि भाई वित्तीय बाजार होता क्या है। एक बार पहले हमको स्ट्रक्चर बना लेने दो, उसके बाद तुम लोग को भी इबला छाप लेना है, उसके बाद एक का करके हम लोग समझेंगे। वित्तीय बाजार 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं बाबू मुद्रा बाजार, एक को कहते हैं मुद्रा बाजार, दूसरा को क्या कहते हैं, पूंजी बाजार कहते हैं।
अब जो मुद्रा बाजार है इसका भी दो टाइप होता है, एक मिलेगा आपको संगठित और दूसरा क्या मिलेगा, असंगठित। तो बताओ मुद्रा बाजार भी कितने टाइप के होते हैं, संगठित और क्या होंगे, असंगठित हो जाएंगे। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार भी दो प्रकार के होंगे, एक होंगे बाबू प्राथमिक, तुम लोग कल टेबल लिखवाए थे का, और एक को बोले थे द्वितीयक। फिर से इसको बना लेना, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से इसको बना लेना है, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले ऊपर क्या है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। और जब पूरा समझ लेंगे चीजों को तो फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन से करना। तो पहला हो जाएगा बाबू कौन सा, वित्तीय बाजार। ये कितने पार्ट में होते हैं, इसका दो भाग होता है, को क्या कहते हैं हम लोग, और दूसरा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको मनी मार्केट, क्या इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल मार्केट, क्या इसको बोलेंगे, कैपिटल मार्केट। बताओ मुद्रा बाजार भी कितने प्रकार के, संगठित और या गैर संगठित भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाएगा और नॉन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उस प्रकार से पूंजी बाजार भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कुछ चीज में हम और हम ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो जो मुद्रा बाजार होता है बाबू, यह अल्पकालिक होता है। कैसा बाजार होता है, अल्पकालिक होता है। जबकि पूंजी बाजार कैसा होता है, एक दीर्घकालिक बाजार है। ये अगर कोई भी काम करेगा, या तो ऋण देगा या तो जमा स्वीकार करेगा, तो अगर मुद्रा बाजार में बात चलेगा तो किस प्रकार की बात होगा। और अल्पकालिक कहने का मतलब इसका बॉर्डर लाइन 1 साल है, 1 साल या 1 साल से कम के अगर लेन देन हो रहा है, ऋण मिल रहा है बाबू, उस सब के सबको क्या हम लोग बोलेंगे, अल्पकालिक। और 1 साल से ज्यादा कितना ही समय का हो लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। अगर 5 साल का कहीं पे ऋण के बाद चलेगा, इसका मतलब है कि वह कौन सा बाजार की बात हो जाएगा, पूंजी बाजार की बात हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आइए, संगठित में कौन कौन आ जाएगा, तो संगठित में तुमको आरबीआई के बारे में पढ़ना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम सुने हैं। दूसरा जो पढ़ना है वाणिज्यिक बैंक, जिसको पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, अन्य प्रकार के जो आप बैंक देखते हैं वो सब के सब कैसा बैंक है बाबू, वाणिज्यिक बैंक। और एक और पढ़ लेंगे यहाँ पे हम लोग सहकारी बैंक, आरबीआई को केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। तो मतलब किताब खोल के बैठे रहती है ना, क्रॉस चेक करते रहती है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा बात है। क्या बोल रही है, मिल गया तसल्ली, हो गया। चलो अब इधर आ जाए। देखो असंगठित कहने का मतलब क्या होगा, जो नियम कानून से नहीं चलेगा उसको क्या कहा जाएगा बाबू, असंगठित। जैसे एक बात बताओ, सेठ, महाजन, सबसे फेवरेट तो महाजन है जो गांव घर में होता है। और क्या होगा बाबू, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार। क्या लगता है आपको, सब संगठित है, बिल्कुल नहीं भाई, सब अपने हिसाब से काम करता है। और भी कह सकते हैं गैर वित्तीय संस्था को लिख देते हैं, गैर वित्तीय संस्था। वैसा संस्था जो नियम कानून के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा उसको क्या कहा जाएगा, गैर वित्तीय संस्था। इधर जरा सा जाते हैं पूंजी बाजार में, इसका प्राथमिक का दूसरा क्या बताया गया बाबू। अब यहाँ पे तुमको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होता है, किस प्रकार से स्टॉक मार्केट काम करता है, सब तमाम तरह की चीज जो है आज आप बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शांति से सुनना है। आज आपको कोशिश करेंगे कि आरबीआई भी खत्म कर दिया जाए और कम से कम स्टॉक मार्केट आपको समझा दिया जाए। तो इधर का मामला थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। पहला का नाम क्या है, देखो वैसा बाजार, वित्तीय बाजार वैसा बाजार होता है जहां पूंजी या तो फिर धन का प्रवाह अधिक से कम की ओर होता है। कहां से कहां होता है बाबू, अधिक से कम। पहले इसको बना लेगा क्या, फिर नीचे से करके पढ़ लेते हैं, पहले इसको बनाओ। फिर से बनाओ, फिर से उसको बनाओ, नहीं फिर से बनाओ, मतलब इसको बनवाएंगे, आगे बनवाएंगे।
अब कल तुम लोग को बैंक पढ़ाएं तो आगे आज पढ़ाएंगे ना, तुमको आसान हो जाएगा। बैंक काम कैसे करता है, स्प्लिट क्या होता है, जिसको सब नहीं पता रहता तो मन में खटकते रहता कि हम लोग क्या पढ़ रहे पता नहीं चल रहा। तो कब क्या पढ़ाना है वो हमको पता है। वीडियो रोक देते हैं का? चलो देखो, अब हम लोग किसको समझेंगे बाबू? वित्तीय बाजार के। एक बार पुनः समझते, ध्यान से सुनो। वित्तीय बाजार क्या होता है इसे? इसका परिभाषा कहता है कि वित्तीय बाजार वैसा बाजार है जहां पूंजी या तो धन का जो प्रवाह होगा वो अधिक से कहाँ होगा बाबू? निम्न की ओर होता है। ऐसे भी आप लोग साइंस में ऊष्मा का कॉन्सेप्ट यही कहता है नहीं कि अधिक ऊष्मा से कहाँ जाता है, उसी प्रकार से पूंजी धन। हालांकि देखो पूंजी धन में थोड़ा सा अंतर होता है। धन जैसे कहने का मतलब हो गया जैसे घर संपत्ति समझते ना है, ये सब चीज धन में आता है। और पूंजी कहने का मतलब हो गया कि जो अर्थव्यवस्था में उतरने के लिए एकदम रेडी है। जैसे आपके पास अभी घर है, गाड़ी है, ये सब एक्चुअली आपका धन है। धन समझ रहे ना? इस सबको एक्सचेंज कीजिएगा, पैसा लगेगा तब ना। जो पैसा आपके पास है वो क्या हो जाएगा? पूंजी। बात को समझे? देखो जैसे मान लेते हैं बैंक। बैंक दो काम करता है, एक जमा, दूसरा क्या करता है? धार लेता है। अब देखो जमा करने वाला को क्या कहते हैं? जमा धारक? नहीं, जमा धारक कहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप जमा कब करते हैं? जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है तब तो आप बैंक में जमा करते हैं। तो ध्यान रखना, आप जो है जमा धारक जो है बैंक में क्या करवाता है बाबू? जमा करवाता है। अच्छा उधार कौन लेता है? जिसकी पैसा की जरूरत है। क्या है बाबू? उसको जरूरत है, तो बैंक यहां से उठाया वो किसको दे दिया? तुमको नहीं लगता है कि जो पैसा है वो अधिक से कहां का प्रवाह कर रहा है, कम की ओर जा रहा है? देखो यहां से लिया, इसको बोलते हैं सरप्लस। क्या इसको बोलते हैं? सरप्लस। इसको हिंदी में कहते हैं अधिक, और इसको बोलते हैं डेफिसिट। इसका मतलब हो गया क्या? देना। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? या तो कम लिखते हैं सीधा। डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? कम हो गया। तो जब आपके पास पैसा एक्स्ट्रा होता है तब वो बैंक में जमा करते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा पैसा था, वो कहाँ भेज रहे हैं? बैंक। और बैंक क्या करता है? जो जरूरतमंद होते हैं, जो व्यापारी व्यवसायी होता है, उसको ऋण देता है। इसका मतलब उसके पास पैसा की क्या है? और यही जहां पे काम होता है उसी को कौन सा बाजार कहा जाता है? फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है कि वो जो देगा वो या तो व्यापारी को देगा, या तो किसको देगा बाबू? कृषि को देगा, जरूरतमंद नहीं समझोगा, उद्योगपति को देगा। तो परिभाषा में इसको भी लगा के हमको ऐड करके चलना है कि वित्तीय बाजार वह बाजार होता है जहां धन या पूंजी का प्रवाह अधिक से कहां होता है बाबू? कम की ओर होता है। इसके द्वारा इसके द्वारा व्यापारी, कृषि एवं अन्य उद्योगपति को वित्त की उपलब्ध करवाया जाता है। बात समझ में आया बात? तो अगर ऐसा एग्जाम में जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आया था कि बताओ ये वित्तीय बाजार, भारतीय वित्तीय बाजार को परिभाषित करे, इसका कितना अंग है? तो अंग को पढ़ेंगे, पहले परिभाषा तो जान लेते हैं। समझ में आ गया सबको? लिखवा दे इसको, तो एक बार पुनः लिखो वित्तीय बाजार नीचे से, फिर से हेडिंग लगाओ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। बहस करो। वित्तीय बाजार वह बाजार होता है, वीडियो चल रहा है? वित्तीय बाजार वह बाजार होता है जहां धन या पूंजी का प्रवाह वित्तीय बाजार वह बाजार होता है जहां धन या पूंजी का प्रवाह अधिक सरप्लस अधिक से कम डेफिडेंट
अधिक से कम की ओर होता है, अधिक से कम की ओर होता है, अधिक से कम की ओर होता है, फुल स्टॉप। इससे व्यवसायिक कौमा कृषक, व्यापार करने वालों को व्यवसाय की कह देते हैं, वही बोल के निकलते हैं, व्यवसायी कौमा कृषक एवं अन्य जरूरतमंद को, अन्य जरूरतमंद को वित्त उपलब्ध हो पाता है, वित्त उपलब्ध हो पाता है। हो गया। चलिए नीचे से एरो देख लीजिए, फिर से लिखना है, वित्तीय बाजार के दो अंग होते हैं, वित्तीय बाजार के दो अंग होते हैं, पहला लिखिए, कौन सा होगा? मुद्रा, मुद्रा बाजार। अगर भारत में है तो भारतीय मुद्रा बाजार हो जाएगा, मुद्रा बाजार। दूसरा लिखिए, इंग्लिश में लिख लेना, मनी मार्केट। दूसरा लिखो पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी कि पूंजी बाजार। हो गया। अब नीचे से लिखो, नंबर 1 हेडिंग लगाओ, मुद्रा बाजार। पहले पूंजी बाजार को पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत है? क्योंकि पूंजी बाजार छोटा है और मुद्रा बाजार बड़ा है, तो पहले हेडिंग लगाओ, तो पहले लिख लो, लिखिए पूंजी बाजार, डैश करो इसमें, लिखिए यह दीर्घकालिक बाजार होता है, यह दीर्घकालिक बाजार होता है, जहां एक वर्ष से अधिक, जहां एक वर्ष से अधिक ऋण प्रदान किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट एरो करना है इसमें, नेक्स्ट एरो, हाँ लिखो, पूंजी बाजार के नियामक सेबी होता है। नाम सुना तूने सेबी का? एक एक चीज खाली ध्यान से लिखते सुनते चलो, एक एक हम क्लियर करा देंगे। पूंजी बाजार का नियामक मतलब रेगुलेटर, नियामक सेबी होता है, SEBI ऐसे ही लिखना है, तुमको माना होगा तो देवनागरी में ऐसे लिख सकती हो। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है हम लोग समझेंगे, स्टॉक मार्केट का खेल यही करवाता है। हो गया। चलो देखो, कौन सा बाजार हम पढ़ रहे हैं बाबू? पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। इसका नियामक कौन होता है?
सेबी होता है, सेबी का फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ बताएंगे, आगे लिखवा भी देंगे। सेबी होता है। यह दीर्घकालिक बाजार है कि अल्पकालिक बाजार है? यहाँ पे बताओ, लोन मिलेगा दीर्घकालिक कि अल्पकालिक मिलेगा? अच्छा, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लोन आखिर क्यों लेता है? जैसे मान चलो किसान है, एग्जाम्पल लेते किसान का, किसान अल्पकालिक ऋण कब लेता है और दीर्घकालिक ऋण कब लेता है? तो जैसे मान के चलो कि अगर किसान को उर्वरक की जरूरत है, बीज की जरूरत है, तो वह किस प्रकार के लोन लेगा? अल्पकालिक लेगा। लेकिन अगर किसान को ट्रैक्टर लेना है, मतलब संपत्ति का निर्माण करना है, तब वो कैसा लोन लेगा? तो ध्यान रखना, दीर्घकालिक बाजार में जो है, जो भी ऋण लेता है, वहां पे संपत्ति का निर्माण होता है, और यहाँ पे संपत्ति का निर्माण, यहाँ पे जैसे एकदम जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बात चलता है। आई बात समझ में? कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण में संपत्ति का निर्माण होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा दीर्घकालिक। तो इसका नियामक कौन है बाबू? सेबी है। अच्छा, इसका दो भाग होता है, कितना भाग होता है? इसका दो भाग बताया गया है। पहला भाग को कहते हैं प्राथमिक बाजार, और दूसरा को कहते हैं हम लोग, यहां से लिखते हैं, अब तुम लोग को ज्यादा ध्यान रखना है। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, देखो एक वर्ड है बाबू जिसका नाम क्या है? प्रतिभूति। ये प्रतिभूति क्या होता है? ध्यान से सुनना, प्रतिभूति का मतलब क्या होता है? सुनने में अजीब लग रहा है ना, बड़ी काम की चीज है। देखिए, जब सरकार को, आपको बताया था कि सबको पैसा की जरूरत होता है, जब सरकार को पैसा की जरूरत होता है बाबू, तो सरकार या तो कंपनी को पैसा की जरूरत होता है, तो ये सब प्रतिभूति जारी करता है। बाजार में क्या जारी करता है? प्रतिभूति जारी करता है। अभी बैंक के लिए जारी किया जाता है, किसके लिए जारी किया जाता है? बैंक के लिए, कि भाई हम प्रतिभूति जारी करते हैं। प्रतिभूति क्या का मतलब है कि इसको आप गिरवी रखिए और बदले में आपको पैसा दीजिए। बैंक ऐसे थोड़े ना कंपनी को पैसा दे देगा, कुछ गिरवी रखेगा ना, तो गिरवी के नाम पे क्या रखता है? और प्रतिभूति सरकार भी जारी कर सकता है, और कौन जारी कर सकता है? निजी कंपनी जारी कर सकता है। प्रतिभूति का और भी अनेक पार्ट है, जैसे अनेक अंग है, अनेक भाग है। जैसे तुम नाम सुना होगा शेयर का, बॉन्ड का, डिवेंचर का, नाम सुने हैं? देखो, ये सब एक प्रकार के ऑनरशिप होता है, मालिकाना हक इसको बोलते हैं। थोड़ा सा पहले समझाते हैं कि भाई आखिरकार स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। नाम सुनिए स्टॉक मार्केट का, एग्जाम्पल लेके सुनाते हैं तो ये सब ज्यादा समझ में आएगा, फिर हमको लिखाना रह जाएगा। बस वही है कि तुम लोग बस उसको समझ लो बढ़िया से, ठीक है? हम कोशिश करते हैं कि समझा दें। जैसे मान लेते हैं कि एक कंपनी है बाबू, ये क्या है? कंपनी है। सपोज कीजिए कि 100 करोड़ की कंपनी है। इतना सस्ता में थोड़ी ना चलेंगे, ये सब का बड़ा बड़ा चलता है। 100 करोड़ की क्या है? कंपनी है। अभी कंपनी का जो मालिक है, उसको पैसा की कमी हो गया है। जैसे मान के चले कि उसको अभी ठंडा आने वाला है, अब जूता बनाना उसको है, सब जूते बनाने वाला कंपनी ले लेते हैं। जूता बनाने वाला, या तो फिर जो सूती वस्त्र होता है, ऊनी वस्त्र बनाने वाला एक कंपनी है। इसको पैसा की कमी आ गया है, इसको कच्चा माल लेना है, लेबर का पैसा देना है। इसमें लगभग कंपनी को कितना खर्च गिरेगा बाबू? 100 करोड़। कंपनी के पास मात्र अभी जो बच रहा खाता में वो है, सपोज कीजिए कि 70 करोड़ है। कितना बाबू? मतलब इसको अभी जो है कितने पैसे की आवश्यकता है? 30 करोड़ पैसे की भी आवश्यकता है। अभी क्या करेगा? इसके लिए यह प्रतिभूति जारी करेगा, जिसको आप शेयर समझो तुम। प्रतिभूति बराबर क्या समझना है? शेयर। अभी मार्केट में जो है शेयर जारी करेगा। क्या जारी करेगा बाबू? शेयर जारी करेगा। अभी शेयर जारी करेगा, कितना का शेयर जारी करेगा? 30 करोड़ का। तो क्या 30 करोड़ का एक ही शेयर होता? नहीं, ये सब यूनिट में होता है, छोटा छोटा पार्ट में होता है। आप लोग चूंकि अभी छोटा है, बड़ा होइएगा तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे पैसा उसमें कमाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा दुनिया है जो आजकल मतलब बहुत ज्यादा हो गया है ऑनलाइन आने से। तो अब क्या करेगा? बाजार में 100 रुपया के भी प्रतिभूति होता है, 100 रुपये का भी शेयर होता है, आप भी खरीद सकते हैं। अब मान के चलिए कि कोई बड़ा बड़ा आदमी है, वो 10 करोड़ का 10 करोड़ का 10 करोड़ का 3 गो शेयर खरीद लिया। अब इस कंपनी को पैसा भी पूरा प्राप्त हो गया, आराम से प्रोडक्शन कर सकते, उत्पादन कर सकते, नहीं कर सकता है क्या? शेयर एक मालिकाना हक होता है। मतलब अगर मान के चलो कि यहाँ पर देखो 30% आपको दिख रहा है ना बाबू, 70 करोड़ है तो कितना परसेंट शेयर जारी करेगा? 30% जारी करेगा। अब मान के चलिए कंपनी को जो फायदा होगा, सपोज कि 100 करोड़ कमाया, तो उसमें 30 करोड़ किसको बांटेगा?
ये तीनों को बांटेगा। समझ बात को ना? एक बार उनको पूरा पहले समझाने दो, ठीक है? जो आपका डाउट होगा लास्ट में लेंगे, हम कोशिश करेंगे एक बार में सब कुछ क्लियर कर दे। तो एक बार पुनः इसको समझो। एक कंपनी था बाबू, स्वेटर बनाने वाली, जिसको जरूरत है 100 करोड़ के। अभी उसके मालिक के पास कितना पैसा है? 30 करोड़ के लिए, अर्थात 30% का वो क्या जारी किया बाजार में? एक पेपर होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन चलता है सब कुछ। आपके मैसेज आ जाएगा दुकान जो मोबाइल, उसमें मैसेज आ जाएगा कि भाई 10-10 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, यहाँ तक के शेयर होता है। वो सब जोड़ करके उसको 3 करोड़ 30 करोड़ उसको जुटाना है। अब बहुत से लोग जो है मिल करके शेयर खरीदा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोटा मोटा, कितना? तीनों के ले लेते हैं, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। अच्छा, हम जब शेयर खरीदेंगे 10 करोड़ के, तो हमको क्या फायदा होगा ये भी देखेंगे ना हम लोग। तो देखो हमको फायदा क्या होगा। कंपनी को पैसा प्राप्त हो गया, कंपनी का फायदा में चल रहा है। जितना ज्यादा कंपनी फायदा में जाएगा बाबू, 30% के हिसाब से इस सब में भी बटेगा। मतलब अगर मान के चले कि इसके अलावा कंपनी 100 करोड़ कमा लिया वही स्वेटर बेच करके, तो 100 करोड़ कमा लिया, जिसमें 70 करोड़ अब कौन रखेगा? जो कंपनी का मालिक था, जो तो पैसा लगे लेता। और बाकी 30 करोड़ बच गया, ये 10 करोड़ के अलावा इस सब में बांट दिया जाएगा। अगर आप 10 रुपया के अगर मान लीजिए शेयर खरीदेगा, तो जितना फायदा होगा उसी हिसाब से आपको बट के आएगा। 50 खरीदेगा तो 50 का होगा, 1 लाख खरीदिएगा शेयर तो 1 लाख का होगा। ये जितने प्रकार के आप नाम सुनते होंगे, म्यूचुअल फंड नाम सुने हैं, शेयर मार्केट, ये सब ऐसे ही करता है। दुनिया में बहुत सा ऐसा उद्योग है, ऐसा बहुत सा व्यवसाय है बाबू, उद्योगपति जो अपना शेयर जारी करता है, हर समय सब चलते रहता है। जो आप लोग न्यूज वगैरह में सुनते हैं म्यूचुअल फंड वैसे ही होता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में रिस्क कम। अच्छा, इसमें रिस्क भी होता है। मान के चलिए कि अगर नहीं बिका, तब सपोज कीजिए कि उतना ठंडा नहीं गिरा और चद्दर जो भी बना रहा है नहीं बिका, तब क्या होगा? तब तो आपको भी घाटा जाएगा, नहीं जाएगा? बिल्कुल, जो उसका घाटा होगा इसका भी घाटा जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें ट्रेडिंग में क्या होता है कि पैसा आ भी सकता है, इसको ट्रेडिंग भी कहते हैं। पैसा आ भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पैसा आप लगाए हैं। इसमें 3-4 ध्यान रखना है कि कौन सा कंपनी का पैसा लगा रहे हैं। अब कोई ऐसा कंपनी है जो गर्मी के दिन में जूता बना रहा है, चादर बना रहा है, तो लगता है वो कंपनी ऊपर जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो ये सब चीज चेक किया जाता है कि भाई आने वाला सीजन क्या है, उस कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, तब आदमी पैसा लगाता है। तो समझ में आया बात? इसी प्रकार से सरकार को अगर रोड बनाना हो, सरकार को अन्य प्रकार के अगर पैसा की कमी होता है, तो सरकार भी क्या जारी करता है? प्रतिभूति जारी करता है। उसको बॉन्ड कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सरकार को क्या बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड को बैंक लेता है, और बैंक ले करके जो है, अब देखो फायदा होगा रोड में, तो बैंक को सबसे पैसा देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आदमी समझ, वहां पे क्या समझ लेना है? बैंक समझ लेना है। बैंक भी शेयर खरीदता है, वो भी शेयर खरीदता है, बिल्कुल शेयर खरीदता है। आम जनता भी खरीदता है, जिसको आप ट्रेडिंग कहते हैं। शेयर मार्केट नाम सुने होंगे, जिसको शेयर मार्केट। अच्छा, इस सब जो करवाता है भारत में, इसके लिए 2 संस्था जिम्मेदार है। एक है बाबू बॉम्बे एक्सचेंज, और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, और एक हो जाएगा बाबू एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही दो करवाता है। जो भारत में शेयर मार्केट वगैरह, इसका जो कंट्रोल है, ये दो के हाथ में है, बीएससी और किसके हाथ में बाबू? एनएससी। क्या होता है अभी इसको लिखवाएंगे। बीएससी का मतलब हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। और दोनों के नियामक, ये दोनों के नियामक कौन है बाबू? सेबी है, जो अभी हम लोग देखे थे। तो वहां तक कहानी में जुड़ेंगे। तो दोनों का नियामक कौन है? तो जितने प्रकार के शेयर वगैरह के नाम आप सुनते होंगे, सब यही दोनों कंट्रोल करता है, इसी के अंडर में होता है। जैसे कभी क्या होता है ना कि कोई एप्स ऐसा है जो फ्रॉडगिरी कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है दबदबा, या तो उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? सेबी। इसका 2 संस्था है। आई बात को समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? अरे वो सब टेक्नोलॉजी होते रहता है। यहाँ तक आया बात समझ में? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे हम लोग थे? अच्छा, प्राथमिक बाजार, और कौन सा बाजार था बाबू? हाँ, ये किसका पार्ट है? प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार किसका पार्ट है बाबू? पूंजी बाजार का पार्ट है। किसका पार्ट है? पूंजी बाजार का। देखो, अगर कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करेगा, पहली बार अगर शेयर जारी करेगा बाबू, तो उसको किस मार्केट में रखा जाएगा बाबू? प्राथमिक बाजार में। लेकिन अगर कोई कंपनी बार बार कोई शेयर जारी कर दिया है, एक से अधिक बार अगर शेयर जारी किया है बाबू, तो फिर उसको किस में रखा जाएगा? ये पता कैसे लगता है? इसी को पता लगाने के लिए भारत में एक सिस्टम चलता है, जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसका यही काम है। तो ये लिस्ट तैयार करना इसका काम होता है कि कौन सा कंपनी नया है, पहली बार कौन शेयर जारी कर रहा है, या तो पहली बार कौन खरीद रहा है। जो फर्स्ट टाइम बोला होगा, उसका जो लिस्ट तैयार करेगा, कौन तैयार करेगा? स्टॉक एक्सचेंज करेगा। और भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? अभी बताया गया है 2। देखो बात वहीं पे आ गया। एक बताए थे कौन? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा कौन बताए थे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बताया गया था। ये दोनों का नियामक कौन होता है?
दोनों का नियामक कौन होता है बाबू? सेबी होता है। सेबी एक संस्था, जैसे आरबीआई संस्था देख रहे हैं ना, उसी प्रकार सेबी संस्था है। बिल्कुल, एक लाइन में सुनो ध्यान से। पूंजी बाजार में जितना एक्टिविटी हो रहा है, क्रियाकलाप हो रहा है, उस पर कंट्रोल होगा सेबी का। और अगर मुद्रा बाजार में जितना एक्टिविटी हो रहा है, जितना वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक है, उस पर कंट्रोल होगा आरबीआई का, मतलब केंद्रीय बैंक। क्लियर? तो आपको सेबी अच्छा से क्लियर रखना है। सेबी के अंदर क्या क्या पार्ट है सब समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? तो चलो लिखो नीचे से। पूंजी बाजार कुछ लिखवाए थे ना, उसमें नीचे से लिखो। पूंजी बाजार के दो प्रकार होते हैं। पूंजी बाजार के दो प्रकार होते हैं। अच्छा, ये समझाएं जो समझ आया कि ऊपर पर निकल गया, तो शेयर वगैरह बस से समझ में आ गया ना? किसी को डाउट होगा तो मतलब पूछ सकता है, क्योंकि अभी तुम लोग पहली बार सब सुन रहा है, तो दिक्कत तुम लोग को होगा। लिखे? पहला लिखिए प्राथमिक बाजार। पहले लिखो प्राथमिक बाजार, डैश करो, इंग्लिश में भी लिख लेना प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट डैश करो, लिखिए जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है, शेयर जारी करती है, या कोई व्यक्ति पहली बार शेयर खरीदता है, शेयर खरीदता है, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? प्राथमिक बाजार। तो उसे प्राथमिक बाजार में रखा जाता है। हर बार परिभाषा से खोज रहा है, मतलब सॉलिड नहीं बैठता, तुम लोग लगता होगा कि भाई घबरा जाता ना। उसे क्या कहते हैं? रखा जाता है। ठीक है, चलो दूसरा लिखो सेकेंडरी, द्वितीयक बाजार। डैश करो उसमें। अच्छा, उसमें प्राथमिक में थोड़ा सा एक लाना और है का, वो चार प्रकार के जो है ना शेयर जारी करता है, नाम तुम लोग ये सब आते रहता बाजार में। आईपीओ का नाम सुना है? एफपीओ के नाम सुने हैं? ये सब फर्स्ट टाइम वाला है। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं इसको। ये दूसरा हो गया। और एक और होता है क्या, ये सब पहली बार, हाँ इस समय ये सब आईपीओ करने का मतलब है कोई पहली बार आप खरीद रहे हैं, पहले फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो फिर अजीब हो जाएगा। ठीक है, या तो थोड़ा सा लिखे ना, तो हटा के लिख लो उसको, लिख लो तो। जैसे लिखो, नहीं नहीं एरो देख नीचे से लिखना, लिखिए प्राथमिक बाजार, नहीं नीचे से एरो देख लिख लो। प्राथमिक बाजार में चार प्रकार के शेयर जारी किए जाते हैं। जारी किया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आईपीओ दूसरा, एफपीओ, पहली बार आप शेयर खरीदिएगा ना तो आपको आईपीओ के साथ जो है जाना पड़ेगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इतना नहीं तुम लोग को जानना है, बस केवल आईपीओ जान लो ना। ठीक है, जैसे तुम्हें कॉपी कोई देखेगा कि बाप रे बाप, और जो कि पढ़ा रहे उतने पढ़ा रहे जितना जरूरत है,
हो गया। एफपीओ, पहला आईपीओ लिखे, दूसरा एफपीओ, तीसरा राइट इशू और चौथा पब्लिक प्लेसमेंट। एक दो एग्जांपल भी याद रहेगा तो चल जाएगा काम, बस वो ध्यान रखना ही 4 टाइप का होता है। हो गया, चलो दूसरा लिखो। द्वितीयक बाजार, दूसरा लिखिए द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। लिखिए, डैश करो इसमें, लिखिए जब कोई कंपनी या शेयर धारक जब कोई कंपनी या शेयर धारक एक से अधिक बार शेयर का खरीद बिक्री करता है तो उसे द्वितीयक बाजार में रखा जाता है। एक से अधिक बार शेयर का खरीद बिक्री करता है तो उसे द्वितीयक बाजार में रखा जाता है। द्वितीयक बाजार में रखा जाता है। नहीं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। हो गया, चलो नीचे से आरो देख लिखो। लिखिए इन बाजारों में जारी होने वाले, लिखना इन बाजारों में जारी होने वाले शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। भाई कौन फर्स्ट टाइम आया, कौन सेकेंड टाइम आ रहा है, उसका लिस्टेड कौन करेगा? स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। नहीं लिख पाएगा? सूचीबद्ध किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। हो गया, नेक्स्ट लिखना आरोप देकर के। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। लिखे जो सेबी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। पहला लिखो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लिखें, डैश करो इसमें। लिखिए यह, चाहे सा लिखो पहले डैश करके। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 ईस्वी में किया गया था।
यह भारत एवं एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी ध्यान रखना। यह इसमें लिखना, यह एशिया एवं भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसका ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीचे से लिख लो मुख्यालय, हेडक्वार्टर है बाबू इसका मुंबई। नाम सुना दलाल स्ट्रीट का? मुंबई में इसका मुख्यालय है बाबू। बीएससी का जगह के नाम है दलाल स्ट्रीट। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दलाल स्ट्रीट का संबंध कौन सा बाजार से है, पूंजी बाजार से है कि मुद्रा बाजार से, तो किसको बता देना है? हमने तो बहुत अंदर तक पढ़ लिया है। तो ऐसे ही पॉइंट बना के लिख लो, मुख्यालय डैश करके मुंबई ब्रैकेट में दलाल स्ट्रीट रोड। हो गया? एक और इसका जान लो, सूचकांक। सूचकांक का नाम है इसका सेंसेक्स। पूछ सकता है सेंसेक्स किसका सूचकांक है, तो किसका सूचकांक है बाबू? बीएससी का। अगर ऐसा कहा कि बीएससी का नियामक कौन है, तो बीएससी का नियामक किसको बताना है? सेबी को। किसको बताना है? ऊपर दोनों को लिखवा दिया ना, चलो दूसरा लिखो। सेकंड लिखिए अब, एनएसए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डैश करो इसमें, देखिए इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ, लेकिन यह कार्य करना प्रारंभ, इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ, लेकिन यह कार्य करना प्रारंभ 1994 ईस्वी से किया। प्रारंभ 1994 ईस्वी से किया। 94। मुख्यालय लिखिए, इसका मुख्यालय मुंबई है, लेकिन उस जगह का नाम है बर्ली। मुख्यालय नीचे से लिखो पॉइंट दे करके, इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। लिखें, सूचकांक इसका निफ्टी। निफ्टी सूचकांक है बाबू किसका? एनएससी का। हाँ हो गया। ये आपका पूंजी बाजार खत्म हुआ। पूंजी बाजार समझ में आया? इसमें कैसा लोन दिया जाता है बाबू? कारोबार दीर्घकालिक हो के अल्पकालिक होगा, इस पे पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? सेबी के पास। किसके पास होता है बाबू? इसमें क्या किया जाता है? इसमें कंपनी या तो उद्योगपति या तो सरकार प्रतिभूति शेयर या तो बॉन्ड या तो डिवेंचर जारी करके क्या प्राप्त करता है बाबू? पूंजी जुटाता है, और उसके बाद फिर अपना विकास करता है, उद्योग को बढ़ाता है। इसके लिए भारत में स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो कंपनी शेयर जारी करता है, आम जनता और बैंक भी खरीदती है। उसको कंट्रोल कौन करता है बाबू? तो उसको कंट्रोल करने के लिए भारत में कितना संस्था है? 2 संस्था है। कौन कौन संस्था है बाबू? बीएससी और बीएससी एनएससी किसके अंतर्गत काम करते हैं? सेबी के। इसको बार बार पढ़ना है, बार बार इसको देखना है। तुम लोग एकदम नया है, लेकिन एक बार इस पर अगर पकड़ बन गया तो ध्यान रखना, आगे चल करके आप लोग अगर कभी भी शेयर मार्केट वगैरह को सुनेंगे तो ये सब चीज बहुत तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत। क्योंकि आज के जमाना में अगर तुमको इस सब चीज के बारे में पता नहीं है तो तुम बहुत पीछे है। और टीचर को बताना चाहिए सब चीज को, क्योंकि किताब में चीजें रहता है लेकिन टीचर लोग छोड़ देते हैं। क्या जरूरत पता प्रतिभूति क्या होता है, ये सब क्या होता है? बच्चा पूछता भी तुमको पता ही कुछ है तो उन्हें पूछेगा। कोई दिक्कत? अब आ जाओ उसमें, तो लिखो हेडिंग लगाओ मनी मार्केट मुद्रा बाजार। हाँ हाँ, मतलब नहीं समझे क्या? सेकेंड वाला पहले पढ़ा दिए हैं और फर्स्ट वाला पीछे पढ़ा रहे हैं।
तो एग्जाम में आंसर रेडी करना तो पहले इसी को नया तक कर देना, नहीं तो दोनों पढ़ लो। हो गया? अच्छा एक क्वेश्चन और बताना, तो स्टॉक एक्सचेंज को किस में रखिएगा, प्राथमिक बाजार में रखिएगा कि द्वितीयक बाजार में रखिएगा? स्टॉक एक्सचेंज को किस में आप रखिएगा, प्राथमिक में कि द्वितीयक में रखिएगा? वो तो लिस्टेड करता है, ध्यान रखना स्टॉक एक्सचेंज को द्वितीयक में रखा गया है। पूंजी मार्केट जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका जो सेकंड पार्ट है इसका नाम क्या बताया गया है, द्वितीयक बाजार। तो आगे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बताओ स्टॉक एक्सचेंज को हम किस में रखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और आईपीओ को किस में रखेंगे, प्राथमिक बाजार में। उच्चार को बताए थे ना, तो अगर दूसरा का तुमको एग्जाम्पल लिखने का मन होगा तो किसको डाल सकता है तुम, स्टॉक एक्सचेंज को। यह अलग बात है कि स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों का सूचीबद्ध करता है, लेकिन ऑफिशियली इसको किस में रखते हैं, तो इसको तुम लोग ऐड कर लेना। चलो आओ अभी उसमें लिखो, हेडिंग लगा लिए, यस करो, उसमें लिखिए यह एक अल्पकालिक बाजार है जहां, यह एक अल्पकालिक बाजार है जहां एक साल से कोई इसको छोड़ गया हो तो परेशान करिए, नहीं पढ़ाने देंगे फिर। एक बार छोड़ गया इसको, चल जाओ। चलो क्या लिखा, यह एक अल्पकालिक बाजार है जहां एक साल से कम समय के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। एक साल से क्या लिखे, कम समय के लिए, वो गेट लगा दो उधर, लिखे एक साल से कम समय के लिए वित्त उपलब्ध कराती है। अब इसमें भी देखो ध्यान रखना, इस अच्छा कराया जाता है, लिखे ठीक है कराया जाता है, हो गया। अब इसमें ध्यान सुनना, ई अल्प से मतलब एक साल से कम है, ठीक है, और इसमें भी कंपनी भी जारी कर सकता है मतलब पैसा के लिए, और कौन जारी कर सकता है। अच्छा बताओ तो दोनों में से रिस्क किस में ज्यादा होगा, अल्पकालिक में रिस्क ज्यादा होगा कि दीर्घकालिक में रिस्क ज्यादा होगा? दीर्घकालिक में रिस्क ज्यादा होता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अल्पकालिक में रिस्क क्या होता है, कम होता है। तो रिस्क ज्यादा मतलब जोखिम ज्यादा कहाँ होगा, जी बताओ, जहां ज्यादा रिस्क जहां जोखिम ज्यादा होगा। तरलता ज्यादा कहाँ होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला में? नहीं, अल्पकालिक में तरलता ज्यादा, क्योंकि एक साल से कम का पैसा ले रहे हैं ना, तो इसमें तरलता क्या होगा, ज्यादा होगा। तरलता क्या होगा उसमें, तो हमको लास्ट में याद दिलाना, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो मुद्रा बाजार होता है बाबू, वह पूंजी बाजार की तुलना में अधिक तरल होता है, लेकिन यहाँ पर उसकी तुलना में जोखिम क्या होता है, कोई दिक्कत? चलो कौन सा लिखे बाबू, मुद्रा बाजार। चलो तो मुद्रा बाजार में, अच्छा एक लाइन और लिखो एरो करके, मुद्रा बाजार का नियामक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई होता है। मुद्रा क्या लिखे, मुद्रा बाजार का नियामक आरबीआई होता है। चलिए अब इसमें भी आपको कितना पार्ट बताया गया है, दो पार्ट बताया गया है। कौन कौन, एक संगठित, दूसरा कौन सा बताया गया है, संगठित में तीन को बताए थे, एक आरबीआई, दूसरा वाणिज्यिक बैंक जिसको पीएससी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहते हैं इसको, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, तमाम तरह के बैंक हो गया। और तीसरा कौन हो जाएगा, सहकारी बैंक, जिसमें सरकार के कम से कम 51% से अगर अधिक योगदान है तो उस तरह के बैंक को क्या बोला जाता है, सहकारी बैंक। 51% से अधिक, ठीक है, और ये मतलब स्थानीय लोग के सहयोग से चला जाता है। तो जब वहां पे आएंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम लोग इस पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये चारों देख लिखो, लिखिए पूंजी पूंजी नहीं सॉरी, मुद्रा बाजार
के दो भाग होते हैं। पहला संगठित, इसी को सूचीबद्ध भी कहते हैं, कहीं के वर्ड में फंसा देगा सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध। संगठित, दूसरा लिखिए गैर संगठित, गैर संगठित या असंगठित। हो गया। अब उधर नहीं पढ़ाएंगे हम, जो असंगठित है उसका नाम बता दिए ना ऊपर टेबल में, उसको वहां से क्लियर कर लेना है, ठीक है। हम लोग उधर जो तीनों पार्ट है उसको पढ़ेंगे और वहां से प्रश्न आता है, वहां से एक एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव और एक बड़ा क्वेश्चन आने की जो है क्षमता रखता है। तो उसको शुरू किया जाए। तो हेडिंग लगाओ संगठित। संगठित के नीचे उन तीनों के नाम लिख लो ना, एक संगठित एक असंगठित लिखे ना, उसमें नीचे में लिख लो। तो संगठित के नीचे पहला में लिख लो आरबीआई, दूसरा में लिख लो वाणिज्यिक बैंक और तीसरा में लिख लो सहकारी बैंक। तीसरा में लिखिए सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। हो गया। अब हम लोग 20 हेडिंग लगाएंगे बाबू। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, आरबीआई। हेडिंग लगाइए। हो गया। चलो नीचे से एरो देख लिखो। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। वीडियो नहीं आ रहा? अच्छा चलो ठीक है। क्या लिखे, एरो करके लिखो। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह देश के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण तथा उसका संचालन करती है, तथा उसका संचालन करता है, तथा उसका संचालन करती है, फुल स्टॉप। इसे बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक भी कहा जाता है, या सरकार का बैंक भी कहा जाता है। अमेरिका में नहीं है, अभी समझाते हैं, टेंशन नहीं लो। मतलब बिना अगर समझाएं अगर तुम लोग को लिखाते हैं तो तुम लोग को दिक्कत होता है ना। हम चेक कर रहे थे तुम लोग कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है, क्योंकि आदत हो जाता है ना कि कोई कोई होता है कि चल लिखाई ना सर कोई दिक्कत नहीं है, बस
3 पेज आप पढ़ लिए, मतलब संतुष्टि मिल गया। तो वैसा बच्चा तो नहीं है ना, समझ करके पढ़ना है। अब आपकी बारी खत्म, अब हमारी बारी, ठीक है। अब हम बैटिंग करेंगे, ध्यान से सुनना आप। देखो आरबीआई क्या होता है, पहला चीज क्लियर रखो कि आरबीआई पूंजी बाजार को रेगुलेट करेगा बाबू कि मुद्रा बाजार को रेगुलेट करेगा? मुद्रा बाजार को, ठीक है, मुद्रा बाजार को। भारत में जितने प्रकार के बैंक है, या तो सहकारी बैंक होगा जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, या तो शहरी क्षेत्र में होते हैं, या कोई अगर वाणिज्यिक बैंक होगा जैसे एसबीआई हो गया, अन्य प्रकार के जितना बैंक, लेना बैंक, देना बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितना बैंक देख रहे हैं, इस सब का नियामक, इस सब को कंट्रोल कौन करेगा? ये हेड है। अगर आप नया बैंक खोलना चाहते हैं बाबू, तो आपको कहां से परमिशन लेना पड़ेगा? मतलब आरबीआई के नजर में भारत के एक ही एक बैंक है, जितना प्रकार के बैंक देख रहे हैं तो सारा बैंक का मेन हेड कौन है? बात समझ में आ रहा है? निजी बैंक भी खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। तो उसके लिए आरबीआई में जाना पड़ेगा, तुमको फॉर्म डालना पड़ेगा अगर बैंक आपको खोलना है तो। नहीं, देखो एक बात सुन ध्यान से, देखो इसको भारत सरकार का बैंक कहते हैं, ये तो क्या ठीक है कि भारत सरकार का बैंक है, लेकिन इसको ये जो है मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है? तो देश में, अच्छा तुम लोग पढ़ो अभी, ठीक है। देश में 2 प्रकार के नीति का निर्माण किया जाता है। देश को संचालित करने के लिए 2 प्रकार के नीति का निर्माण किया जाता है। एक को क्या बोलते हैं बाबू? मौद्रिक नीति, जो पैसा कौड़ी से संबंधित होगा, और दूसरा होता है राजकोषीय नीति। कौन होता है बाबू? राजकोषीय समझ में आता है? सरकार कहां से टैक्स के रूप में पैसा लेगा, जैसे आयकर सब टैक्स लेता कि नहीं लेता है, उसको कौन सा नीति कहा जाता है? राजकोषीय नीति। या तो राज कैसे चलेगा, वो सब राजकोषीय नीति के अंतर्गत आ जाएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण, उसका संचालन आरबीआई करता है, जबकि राजकोषीय नीति का जो निर्माण करेगा वो वित्त मंत्रालय अर्थात केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बताओ राजकोषीय नीति का निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है? नहीं, वित्त मंत्रालय। कौन करता है? केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय। और अगर कुछ जगह के मौद्रिक नीति, पैसा कौड़ी का नीति, के रुपया के नोट चलेगा, मैक्सिमम कितना होगा, सिक्का चलेगा नहीं चलेगा, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? इसे कौन सा नीति कहा जाता है? मुद्रास्फीति हो गया, महंगाई हो गया, ये सब चीज को कंट्रोल कौन करेगा? जितना भारत में बैंक देख रहे हैं वो बैंक सब अपना अकाउंट कहां खुलवाते हैं? यही कारण है कि उसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। आप चाहेंगे कि भाई आरबीआई में एक खाता खुलवा लें, तो आपका खाता वहां नहीं खुलेगा। वहां पे केवल किसका खाता खुलता है? बैंक का खाता खुलता है। वहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहां पे एसबीआई का, ये तमाम तरह के जो बैंक देख रहे हैं सबका अकाउंट कहाँ है? अरे कोई आ गई लगती फिर से, जाने एक बार कहा क्या ना उसको मम्मी के कि उसको पकड़िए। हमसे लगाव हो गया है, नहीं खुल रहा है, तू लगा दे उधर से। चलो ठीक है, बैठो बैठो, कर लेते आगे बढ़ते हैं। तो कुछ समय में आरबीआई के बारे में बाबू, क्या आरबीआई में आपका खाता खुलेगा? बैंक का खाता खुलेगा। यहां तक बात क्लियर है? अब जिस तरह समझते हैं कि आरबीआई की स्थापना कैसे, मतलब भारत में आरबीआई आया कैसे? हर देश में अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? आरबीआई। उसी प्रकार से अमेरिका का केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक नाम है उसका। क्या नाम है उसका? फेडरल रिजर्व बैंक नाम है। वो अगर डाउन होता ना तो पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था डगमगा जाता है, उसका इतना प्रभाव है। तो हर देश का अपना केंद्रीय बैंक होता है जिसको यह पावर होता है कि मौद्रिक नीति बनाए, नोट को छापे, ये तमाम तरह के मुद्रा से रिलेटेड बात होता है, वो कौन कंट्रोल करता है? कोई दिक्कत? कोई बैंक अगर ज्यादा जैसे ब्याज दे रहा है, कोई बैंक किसी ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, तो उस पर भी नजर कौन रखता है? आरबीआई रखता है। समझ में आ गई बात? अब जरा समझते हैं कि आरबीआई कब आया। तो देखो आरबीआई की स्थापना को लेकर के एक पहली बार समिति बना था बाबू 1926 ईस्वी में। कब बना था? 26। उसका नाम था हिल्टन यंग समिति। उस समिति का नाम क्या था? हिल्टन यंग समिति। अब से पूछेगा कि बताओ हिल्टन यंग समिति का संबंध किससे है? आरबीआई से है। ये सिफारिश किया, क्योंकि उसमें ब्रिटिश शासन ही चलता था, तो इस सिफारिश किया कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, लंदन के बैंक से यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके सिफारिश पर ही जो है एक एक्ट, एक अधिनियम पारित हुआ, उसका नाम पड़ा बाबू आरबीआई अधिनियम 1934। आरबीआई अधिनियम 1934 इनके सिफारिश पर। और इसी अधिनियम के तहत भारत में
1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो है भारत में किसके स्थापना किया गया? आरबीआई की स्थापना किया गया। तो कहाँ किया गया था? दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में। पहली बार जो इसका स्थापना किया गया था वो कोलकाता में खुला था, और 2 साल तक मुख्यालय भी कहाँ रहेगा? कोलकाता रहेगा। तो शुरुआती दौर में इसका जो मुख्यालय था बाबू वो कहाँ था? 1935 से लेकर के 37 तक, और 1937 के बाद इसका राजधानी शिफ्ट कर दिया गया, और 37 में इसका राजधानी कहाँ लेके चला गया? मुंबई में। कहाँ बाबू? मुंबई। तो आज बताओ आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मैक्सिमम बढ़िया बढ़िया चीज देखो, नबार्ड हो गया, सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज को देख लो, सबका मुख्यालय कहाँ है? यही कारण है कि भारत के वित्तीय राजधानी पूछ देगा, फाइनेंशियल अगर कैपिटल पूछ देगा तो उसका आंसर कहाँ मार देना है? मुंबई। इसके पीछे कारण समझ में आ रहा है? क्योंकि सारा मुद्रा का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। तो 1937 ईस्वी से अभी तक वर्तमान समय तक जो आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? इतना बात समझ में आया? तो लिखवा दे कुछ। क्यों? आज पढ़ाएंगे, आज लेट तक पढ़ाएंगे, ठीक है? आज उसका टेस्ट है तो बच्चा वो सब टेस्ट देगा। चलो लिखो, रीडिंग लगा लिया आरबीआई, मतलब पढ़ाएंगे हम, लिखाएंगे दूसरा। लिखो, कहाँ जाना है? हाँ, क्या बजे जाना है? तो 15 मिनट टाइम अभी मिल सकता है ना? चलो तो फिर लिखो, लिखो लिखो तो फटाफट लिखो। तो हेडिंग लगा लिए बाबू, नीचे एरो देकर के लिखो। लिखिए, आरबीआई के स्थापना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण समिति हिल्टन यंग समिति है। हिल्टन यंग समिति है जिसका गठन 1900 कहाँ गया 26, जिसका गठन 1926 ईस्वी में किया गया। 15 मिनट बहुत है, लिखो तो फटाफट। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट एरो करके लिखना, हाँ सब एरो करके लिखना है। देखिए, इस समिति के सिफारिश या सुझाव भी कर सकते हैं। इस समिति के सिफारिश पर आरबीआई क्या लिखा है? इस समिति के सिफारिश पर सन 1934 ईस्वी में, सिफारिश पर सन 1934 ईस्वी में आरबीआई अधिनियम 1934, इसको आप नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। आरबीआई अधिनियम 1934 पारित किया गया। फुल स्टॉप। इसी में लिखना है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में आरबीआई की स्थापना इस अधिनियम के क्या लिखे? इस अधिनियम के द्वारा भारत में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट एरो, आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता, ब्रैकेट में 1935 से 37 लिख लेना, कलकत्ता था 37, तथा 1937 ईस्वी के बाद अभी तक, 1937 ईस्वी के बाद अभी तक आरबीआई का मुख्यालय
आरबीआई का मुख्यालय मुंबई है। मुंबई है। हो गया। चलो अभी 15 मिनट टाइम है ना, पढ़ लेते हैं। देखो आरबीआई में सबसे जो महत्वपूर्ण जो पद होता है बाबू, वो आरबीआई गवर्नर का होता है। आरबीआई किसका होता है बाबू? गवर्नर का होता है। अब आरबीआई गवर्नर क्या होते हैं? देखो आरबीआई में सबसे इंपॉर्टेंट पद कौन सा है? गवर्नर का है। तुमसे कैसे पूछ देगा? बताइए आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो उनका नाम था एओ स्मिथ। क्या उनका नाम था बाबू? हाँ, 35 में इंग्लैंड ही क्यों रहेंगे, भारत का कोई औकात था? सब तो अलग तरह इमाम थे। 1935 में कौन थे बाबू? एओ। लेकिन एक ध्यान रखना कि 1947 के टाइम में जब हम लोग आजाद हुए थे, तो उस समय भारत के पहला भारतीय अगर कोई गवर्नर जनरल बने थे आरबीआई का, उनका नाम था सीडी देशमुख। अगर ऐसा पूछ देगा कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर या तो स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर कौन थे, तो कौन थे? और अभी के डेट में जो चल रहा है बाबू 26वां नंबर का चल रहा है। जैसे ई फर्स्ट हुआ ना बाबू, उसी प्रकार से अभी तक आरबीआई में कुल कितना, देखो 5 साल के लिए आरबीआई का गवर्नर बनता है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम कितना बनता है? 5 साल के लिए बनता है। तो अभी 26वां जो है 2024 में बने हैं, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। इससे पहले 25 वाला के नाम सुनेंगे शक्तिकांत दास। तो नोट पे देखा, नोट पे उन्हीं का साइन होता है। तो तुम लोग नोट 10, 20, 50 का नोट देखना, उसमें लिखा रहेगा। अभी चूंकि नया नोट तो आपके पास नहीं आया होगा, देख लेना कि शक्तिकांत दास है कि कौन है। अभी शक्तिकांत दास घूम रहे होंगे तो समझ जाना कौन सा नंबर कहोगे, 25 वाला नंबर कहोगे। लेकिन अब के आने वाला 1-2 साल के बाद जो नोट होगा उस पर किनका साइन मिलेगा? कोई दिक्कत? लिखो इस सब स्टार्ट देखिए, लिखो, लिखिए। आरबीआई के प्रथम गवर्नर एओ स्मिथ थे। ब्रैकेट में 1935 लिख लेना। आरबीआई के प्रथम गवर्नर एओ स्मिथ थे। ब्रैकेट में 1935। हो गया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत, ब्रैकेट में 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर लिखो, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। नाम है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख बने। नेक्स्ट, हाँ 1947। नेक्स्ट लिखो, वर्तमान समय में, ब्रैकेट में 2024। वर्तमान समय में आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा हैं। मिटा इसको। चलो अब आरबीआई का 1 साल का लेखा जोखा होता है। फिर सुनो ध्यान से, आरबीआई का जो है 1 साल का ब्यौरा होता है। मौद्रिक नीति बनाता है ना, है वो 1 साल का बनाता है। ध्यान से सुनो, उसको लेखांकन वर्ष कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं बाबू? लेखांकन वर्ष, जिसको आप वित्तीय वर्ष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? शुरू में आरबीआई का जो लेखांकन वर्ष था 1 जुलाई से 30 जून तक था। बताते हैं 1 जुलाई से लेकर कहां तक था बाबू? 30 जून। लेकिन वर्तमान समय में, अभी के डेट में बाबू, इसका जो लेखांकन वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से कब तक है बाबू? 31 मार्च। सुनो ध्यान से, आरबीआई 1 साल का अपना टारगेट लेके चलता है। 1 साल में देश के समृद्धि, देश के जीडीपी को कहां पहुंचाना है, सरकार तो काम कर ही रही है। नेशनल एजेंसी मतलब आरबीआई भी काम करते रहती है। अभी क्या काम करते रहती है, इसके लिए 1 साल का टारगेट बनाती है।
पहले जो 1 साल का टारगेट रहता था कहां से कहां तक, तो पहले कहां तक रहता था 1 जून से लेकर कहां तक, सॉरी 1 जुलाई से लेकर 30, लेकिन इसको 2021 में चेंज कर दिया गया है। 2021 में कैसे चेंज किया गया था, देखो मौद्रिक नीति और दूसरा होता है राजकोषीय नीति, ये दोनों में एक रूपता लाने के लिए, चूंकि जो राजकोषीय नीति होता है जो संसद में चलता है वो उसका टाइम है 1 अप्रैल से कब तक, तो आरबीआई सोचा कि हम दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो देश को थोड़ा ज्यादा ग्रो करवा पाएंगे। तो मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति में एक रूपता लाने के लिए वर्ष 2021 ईस्वी में आरबीआई का लेखांकन वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष चेंज कर कितना कर दिया गया, 1 अप्रैल से लेकर के कब तक, तो लेखांकन वर्ष समझ में आया, 1 साल का टाइम। हाँ बिल्कुल, अभी से जैसे शुरू होगा ना 1 अप्रैल, अगला कब तक, पॉलिटिकल साइंस में तुमको बजट बताएंगे, वहां बताया जाएगा सरकार 1 साल का जितना इनकम होता है और जितना जो खर्च होता है उसको लेकर के अपना एक डाटा तैयार करता है, उसको बजट कहते हैं। तो बजट का भी टाइमिंग यही होता है, 1 अप्रैल से कब तक होता है, इतना दिन में सरकार कितना कमाया और कितना रोड पे कितना कोचिंग पे खर्च किया है, वो सबका ब्यौरा संसद में बताना पड़ता है, उसी को बजट कहते हैं। 26 तक, हाँ बिल्कुल, हाँ 26 तक हो गया, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 साल आगे चलता है। लिखवा दे इसको, लिखो, ये दे दो तो, हाँ दे लो जल्दी से, बोलो कि सबके बैठ के टेस्ट देने के लिए बोले, उधर चल लो, हेडिंग लगा लो आरबीआई के लेखांकन वर्ष, आरबीआई के लेखांकन वर्ष लिखें, आरबीआई के लेखांकन वर्ष, ये को यही रह गया, परेशान होगा वो सब, हमको नहीं मिला, चलो नीचे एरो देके लिखना, लिखिए पर ऐसे लिखो 2021 से पहले, 2021 से पहले आरबीआई का लेखांकन वर्ष अरे उधर से ही बंद कोई कर दिया है, सबका हो गया ना, हमारे 10-15 मिनट आउट टाइम लगेगा, ठीक है, हो गया। 2021 से पहले आरबीआई का लेखांकन वर्ष 1 जुलाई से 30 जून था, 1 जुलाई से 30 जून था। नेक्स्ट एरो, 2021 ईस्वी में, 2021 ईस्वी में मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति में एक रूपता लाने के लिए, मौद्रिक नीति तथा राजकोषीय नीति में एक रूपता लाने के लिए आरबीआई का लेखांकन वर्ष लाने के लिए, मतलब दोनों को एक करने के लिए आरबीआई का लेखांकन वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। एक अप्रैल से कितना कर दिया बाबू, इसी को वित्तीय वर्ष भी कहते हैं, अगर एग्जाम में कैसे ऐसा आ जाएगा वित्तीय वर्ष तो समझ जाना यही बात चल रहा है, ठीक है। राजकोषीय नीति या तो मौद्रिक नीति कितने समय के लिए बनाया जाता है, तो कितना समय बताना है, कब से कब तक टाइम बता दीजिएगा ना,